यस मैं यस मैम। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उसके साथ कि चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना क्या है हम लोगों को। चैप्टर नंबर 6 है हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ आएगा हमारे पास। टर्मिनोलॉजीज बताएगा, किसकी टर्मिनोलॉजीज बताएगा? बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज बताएगा, ताकि हमारे जो और चैप्टर जो हमें पढ़ने हैं वो थोड़े से इजी हो जाए हमारे लिए। कुछ टर्म्स बेसिकली हम यहीं पे पढ़ने हैं, किसको क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जाता। तो हमारा स्टार्ट करेंगे हम जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज है स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज के साथ। ऐसी टर्म्स जो स्टॉक मार्केट में बड़ी कॉमनली यूज होती हैं और जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब इसके अंदर से हम एक एक डील करते जाएंगे और आप लोग समझाओगे मुझे साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप लोगों ने साथ साथ मुझसे पढ़ा है। तो हर्ष सिंगल, यस मैम। कैपिटल मार्केट क्या होती है? ऐसी मार्केट मैम जो कि लॉन्ग टर्म डीलिंग में वो लॉन्ग टर्म डीलिंग होती है मैम, जिसमें लॉन्ग टर्म डीलिंग होती है बस। क्या शॉर्ट टर्म डीलिंग के लिए कैपिटल मार्केट नहीं हो सकती? शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट होती है। शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट होती है, ठीक है। मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदा था कल रात को, आज मैं बेचना चाहती हूँ, तो मैं कैपिटल मार्केट में रह के नहीं बेच सकती? रिपीट करना मैम। कल रात को मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर परचेज किए, रात को नहीं, चलो कल सुबह बोल दो। कल सुबह मैंने रिलायंस के शेयर परचेज किए जो कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, यानी कि मेरे पास डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, और आज मैं उसे सेल करना चाहती हूँ, तो मैं कैपिटल मार्केट में रह के वो सेल नहीं कर सकती? कर सकते हो मैम, पर इसमें इन्वेस्टमेंट यूज चाहिए कैपिटल मार्केट में। तो इन्वेस्टमेंट मेरी कहाँ हुई है, कैपिटल में हुई है, मनी मार्केट में हुई है? होती तो दोनों में है मैम, मनी मार्केट में थोड़ी होती है और इसमें जो बहुत ज्यादा मैंने होती है। रिलायंस इंडस्ट्री का कल शेयर खरीदा और आज जिसको मैं मार्केट में बेचने निकल पड़ी हूँ, वो कहाँ पर यूज होगा मेरा, कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में? ये तो स्टॉक मार्केट का काम है मैम। मार्केट को कैपिटल कैपिटल मार्केट में मार्केट नहीं कहा जाता। कैपिटल मार्केट में आएगा मैम ये। तो कैपिटल मार्केट ये नहीं बोल सकते आप कि सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन के लिए है। इट्स अ मार्केट फॉर स्टॉक, स्टॉक वाली मार्केट है जहां पर आपका स्टॉक बिकता है, प्लस इंटरमीडियरी यहाँ पर अपने क्या करते हैं, रेगुलेट कराते हैं। जैसे आपके स्टॉक ब्रोकर्स है वो इस मार्केट में अपने आप को रेगुलेट कराते हैं। कंपनी को लिस्ट होना है कैपिटल मार्केट में आके अपने आप को रेगुलेट कराती है। प्लस वो जो लॉन्ग टर्म डेट्स की बात आप करते थे, जैसे शॉर्ट टर्म डेट्स आपके मनी मार्केट में डील करते हैं, वैसे ही लॉन्ग टर्म जो डेट है आपके वो कैपिटल मार्केट के अंदर डील करते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द स्टॉक्स। कौन से स्टॉक्स? जो हमारे सिक्योरिटीज हो गए, डिवेंचर्स हो गए, जो कंपनीज इशू करती हैं, यानी कि इशूअर्स जिसे इशू करता है, किनको इशू करता है? पब्लिक को इशू करता है। तो वो सब कहाँ रेगुलेट होंगे? हमारे कैपिटल मार्केट में रेगुलेट होंगे, ठीक है जी। अब कैपिटल मार्केट में हम बेचेंगे क्या? स्टॉक बेचेंगे। तो हर किसी चीज को बेचने के लिए हम लोगों को कुछ प्राइस रखना पड़ता है। अब उस प्राइस से रिलेटेड दो वर्ड्स हैं हमारे पास, आस्क या फिर बिड। आस्क या ऑफर। ऑफर दिया जाता है किसी को, यानी कि हम सामने वाले को ऑफर दे रहे हैं। अब सामने वाले को ऑफर कौन देगा अपनी सिक्योरिटी बेचने के लिए? जो सेलर होगा। तो जो आस्क और ऑफर है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने सामने वाले को ऑफर दिया कि मैं अपनी एसेट जो है वो तुझे बेचने के लिए तैयार हूं। तो सेलर जो प्राइस बताता है वो क्या बताता है? क्या बोलेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी 100 रुपए में बेचूंगा। जैसे आप मार्केट में कोई शेयर कम से कम आप एक शॉपकीपर कम से कम सामान बेच रहे हैं, आप ग्राहक को क्या बोलेंगे? इससे कम नहीं होगा, ये मेरा लोवेस्ट प्राइस है या ये मेरा हाईएस्ट प्राइस है? लोएस्ट प्राइस है। दिया जाता है, लोवेस्ट प्राइस दिया जाता है। सेलर बोलता है मेरे घर से लग रहा है, मेरा सबसे कम प्राइस ये है। तो ये क्या है? द लोवेस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटीज। तो आस्क या ऑफर में अगर बात की जाए, एमसीक्यू में भी ये वाली चीज गायब कर दी जाती है कि प्राइस कैसा है, लोवेस्ट है या हाईएस्ट है, या फिर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, ये बाय की या सेल। एक्सक्यूज मी मैम, शुभम का माइक ऑफ करवाना मैम। उनका माइक तो ऑफ है। अब ये है मैम, डिस्टरबेंस हुई थी। चलो, तो आस्क और ऑफर जब बोला जाता है, जब सामने वाले बंदे को बोला जाएगा कि आप मेरी सिक्योरिटी परचेज कर लो और मैं कम से कम इतने में दूंगा, तो आस्क और ऑफर में क्या होगा? आपका सबसे लोवेस्ट प्राइस चलेगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है बिड। बिड कौन लगाएगा? बिड क्या होता है? बिड वो अमाउंट होता है, जैसे किसी चीज की नीलामी होती बोली है लगाना। तो हम अपनी बोली Auction. लगाते हैं। तो बोली Auction. किसके द्वारा लगाई जाएगी? जो जो मैम खरीद बायर जो बिलिंग होंगे उसको Interested buyers. लिंक टू बाय, यानी कि बायर के द्वारा लगाई जाएगी। तो बायर क्या बोलेगा कि ये मेरा लोवेस्ट प्राइस है, यानी कि मैं इससे ज्यादा भी दे सकता हूँ आपको, कम से कम इतना दूंगा मैं आपको, ऐसा बोलकर निकलते हो आप मार्केट में? या ये बोलेगा कि मैं ज्यादा नो से मैम, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा। मैं इससे ऊपर नहीं दूंगा, ये मेरा हाईएस्ट है। तो बायर क्या बताएगा? अपना हाईएस्ट प्राइस बताएगा। तो आस्क और ऑफर। मैम मार्केट में तो मैम मार्केट डिमांड एंड फोर्सेस मैम रेट डिसाइड करती है मैम, फिर बायर एंड सेलर की थोड़ी चलती है। मतलब जो भी सिक्योरिटीज का रेट डिस्प्ले हो रहेगा, जो रेट फ्लक्चुएट होते हैं, तो मैम उस हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग होती है ना मैम सिक्योरिटीज की। तो मैम ये बायर एंड सेलर कैसे डिसाइड? दो तरह की बाइंग एंड सेलिंग होती है। एक होती है एट मार्केट प्राइस और एक मेकअप प्राइस भी होता है। कई बार ऐसा देखा है आपने कि मुझे तो खरीदना ही खरीदना है, जिसको बोलता है ना कि मुझे तो ये सिक्योरिटी चाहिए, वो मार्केट प्राइस पे खरीदता है कि भाई चल जिस रेट में मिल रहा है उस रेट पे खरीद लेते हैं। एक ऐसे बंदे होते हैं जो मजे लेने के लिए भी देखते हैं कि चल ठीक है ये रेट बोल के छोड़ देते हैं, सामने वाले ने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, तो वो क्या होता है? मेकअप प्राइस होता है। ऐसे में क्या करते हो आप? अपनी सेल का एक टेम्पलेट लगा लो या फिर एक रिक्वेस्ट डाल के छोड़ देते हो साइट पे कि मैं एक शेयर 100 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। जब आपने ये रिक्वेस्ट डाल के छोड़ दी कि मैं इस शेयर को कितने में खरीदना चाहता हूँ, 100 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, उसके बाद अगर किसी बायर ने आपका ये बिड देखा कि भाई इसकी डिमांड आई हुई है मार्केट में, कोई 100 रुपए में खरीदना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि मैं अपना शेयर जो है वो 100 रुपए में बेच दूंगा, तो वो उस टाइम पर यहाँ पर इसको ओके करेगा और जैसे ही दोनों की रिक्वेस्ट मैच हुई आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों ही प्राइसेस पे पॉसिबल है। सारे भले नहीं होते ना जो मार्केट प्राइस पे ले लेते हैं, कुछ प्लेयर्स भी होते हैं जो कम ज्यादा करवाते हैं, नेगोशिएशंस करवाते हैं। तो कैपिटल मार्केट में भी नेगोशिएशंस अलाउड है। बस किस्मत की बात है कि आपको शेयर मिले या ना मिले। पक्का पक्का चाहिए तो मार्केट प्राइस पे चले जाओ, नहीं तो कम ज्यादा भी कर सकते हो। ऐसा भी होता है, लोग अपने शेयर्स को हाई प्राइस पे डाल देते हैं। जैसे कि मार्केट में अगर चल रहा है 100 रुपए का, तो उसको 101 रुपए की बीडिंग करके डाल देंगे कि मैं अपने शेयर्स 101 रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या कोई खरीदना चाहता है? हाँ जी मान्यता। मेकअप प्राइस दोबारा बताना मैम। मेकअप प्राइस जो आप खुद बनाते हो, खुद ने बनाया प्राइस, मार्केट में 100 रुपए चल रहा है, आप 101 कर रहे हो, 99 कर रहे हो, 98 कर रहे हो, कम ज्यादा करना, आपका खुद का प्राइस, अपना बनाया हुआ प्राइस। ठीक है। कैपिटल मार्केट में आपने जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली बात बताई थी वो रिपीट कर दो। आपने सुनी क्यों नहीं? मैम वो शॉर्ट टर्म में कंफ्यूज है, लॉन्ग टर्म में तो इसमें लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म नहीं लिखा हुआ मैम इसमें। ये बोल रही थी कि कैपिटल मार्केट में जो स्टॉक डील होता है, जरूरी नहीं कि ये स्टॉक आपको 1 साल से ज्यादा ही रखना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्रीक्वेंटली सेल परचेज करते हैं, तो क्या उनको शॉर्ट टर्म में डालने के बाद आप कैपिटल मार्केट से बाहर कर दोगे? बिल्कुल नहीं। जो सिर्फ स्टॉक से डील करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, वो क्या करेंगे? वो आपके कैपिटल मार्केट में आएंगे। उसके अलावा इंटरमीडियरीज जैसे आपके ब्रोकर्स हो गए, और भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, वो आप आगे आगे पढ़ोगे अपने सिलेबस के अंदर। तो इंटरमीडियरीज जो भी होते हैं, एक याद रख लो, जो ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट खोल के देता है, वो भी कैपिटल मार्केट में रेगुलेट होता है। उसके बाद जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के होते हैं हमारे। कुछ मनी मार्केट में जाते हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो शॉर्ट टर्म वाली होती हैं। उसके बाद कुछ जाती हैं आपके लॉन्ग टर्म डेट्स। तो जो लॉन्ग टर्म वाले डेट्स होते हैं उसको भी कैपिटल मार्केट में रेगुलेट किया जाता है। जैसे बॉन्ड हो गए लॉन्ग टर्म वाले, वो कैपिटल मार्केट में आपके रेगुलेट होते हैं। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में चला जाएगा आपका। ठीक है, चलो जी। यस मैम। तो अब ये जो पॉइंट है रेड वाला, जो मैंने रेड लाइन में रेड कलर में लिखा है, द ऑफर इज हायर देन द बिड। ऑफर जो है वो हाई होगा बिड से। क्या ये जो लाइन है वो सही है? ऑफर हमेशा यस मैम। या बिड भी हायर हो सकती है? बिड हायर होएगी नहीं मैम। बिड हाई हायर नहीं होगी जनरली। जो सामने वाला प्राइस बेचने को तैयार है, हम उससे ऊपर की बोली नहीं लगाते जनरली। तो हमेशा ऑफर ही है बड़ा रहता है बिड से। यानी कि जो बिड सामने वाला देने को तैयार है, तभी तो नेगोशिएशन होगा। सामने वाला कम दे रहा है और आप ज्यादा में बेचना चाहते हो, तो ऑफर इज जनरली हायर देन द
वेट, ये वाला पॉइंट आपका एमसीक्यू में बहुत बार आता है, द ऑफर इज हायर देन द बिड। चलो जी, अब ये जो प्राइस है, ऑफर प्राइस, बिड प्राइस, ये कैसे डिसाइड होगा? क्या इनका कोई बेस ही है या हवा में? जैसे आप बोलते थे कि तो कैपिटल मार्केट निकाल कर देती है ना कि किस प्राइस पर शेयर खुलेगा, क्या होगा, तो वो बेस प्राइस बोलते हैं उसको, जिस प्राइस पर पूरा दिन ट्रेडिंग होती रहती है। इसका बेस प्राइस क्या था? मार्केट में जब ये शेयर खुला था तो ये कितने प्राइस पर खुला था? तो बेस प्राइस क्या है? ऐसा प्राइस द ऑफ अ सिक्योरिटी at the beginning of the trading day which is used to determine the day minimum, maximum and the operational range for that day। क्या बोलता है कि आपकी मार्केट खुली सुबह 9 बजे, 9 बजे उस शेयर, पर्टिकुलर शेयर का प्राइस कितना दिखा रहा था स्टॉक एक्सचेंज पे, उस प्राइस को बोला जाता है बेस प्राइस। अब आगे क्या बोल चुका है कि मैक्सिमम और मिनिमम चेक किया जाएगा। अब ये जो बेस प्राइस था अपना, बेस प्राइस इज इक्वल्स टू अपना ओपनिंग प्राइस बोल सकते हो आप इसको। मैम ये स्टॉक मार्केट वो करती है, रूल करती है कि क्या होएगा? क्या करती है ये? मैम ये जो रेट होता है प्राइस, ये स्टॉक मार्केट बताती है क्या कितना होएगा? हाँ, वहां पर अपने आप ही रेगुलेट होता है, अपने आप दिखता है साइट के ऊपर चलता हुआ, सेल्फ रेगुलेटेड होता है, बेस्ड ऑन द लास्ट डेज ट्रांजेक्शंस। जितना जितना ट्रांजेक्शन होगा उतना उतना पे। जैसे कि क्या होता है, कोई भी शेयर जितने रुपए में बिकता है या फिर खरीदा जाता है, वो प्राइस उसके स्टॉक एक्सचेंज के विंडो पे आ जाता है और वही उसका बेस प्राइस बन जाता है नेक्स्ट डे का, जितने पे लास्ट बिका होगा। मैम ये जो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस हम करते थे उस टाइप से होता है? सोच सकते हो इसको, उसी तरह से सोच सकते हो। मैम जो प्रीवियस डे का क्लोज होता है और नेक्स्ट डे का ओपनिंग होता है मैम, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है ना। मतलब पिछले दिन जितने पे बंद हुआ था वो 3 बजे पता नहीं, 10 मैम 150 रुपए का फर्क है। कई बार फ्लक्चुएशंस होती है वहां पर डिपेंडिंग, क्योंकि ना जब क्लोज होता है और ओपन होता है उसके बीच में प्री सेशन का टाइम भी होता है, इस वजह से चेंज होता रहता है। वो ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता है। तो जो आपका बेस प्राइस है वो क्या होगा? आपका ओपनिंग प्राइस की तरह से काम करेगा। अब जो आपका ओपनिंग प्राइस है, उसके बाद पूरा दिन ट्रांजेक्शन हुई, जिस दिन खत्म हुआ यानी कि आपका बिजनेस डे खत्म हुआ, तो बिजनेस डे के बाद आपका क्या रहेगा? लास्ट में आएगा आपका एक क्लोजिंग प्राइस, यानी कि पूरी मार्केट खत्म हो गई, पूरे दिन का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद आ गया अपना क्या चीज? क्लोजिंग प्राइस आ गया। अब ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस, पूरा दिन कितने पे शेयर बिका, कितना डिफरेंसेस आया, ये निकल सकते हैं। या फिर जो बीच बीच में टाइम चल रहा है, जैसे कि मान लेते जो हमारा ओपनिंग प्राइस था किसी भी शेयर का वो 100 रुपीज था, ठीक है। आफ्टर 1 आवर ये प्राइस 99 हो गया। आफ्टर 1 आवर ये प्राइस 101 हो गया। ऐसे चलते चलते फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो पूरे दिन का मैक्सिमम प्राइस और पूरे दिन का लोवेस्ट प्राइस भी इसमें से निकल सकता है। डेज मैक्सिमम, सॉरी डेज मिनिमम एंड डेज मैक्सिमम। पूरे दिन का क्या हाईएस्ट गया, पूरे दिन का क्या मिनिमम गया, वो निकल सकता है, ताकि क्लोजिंग प्राइस पे हम लोग ऑब्जर्वेशंस लगा सके कि क्लोजिंग प्राइस हाईएस्ट पे बंद हुआ है, लोवेस्ट पे बंद हुआ है, या एट पार बंद हुआ है, किस प्राइस पे बंद हुआ है। तो क्लोजिंग प्राइस से हमारा अपना ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, इन दोनों से हम पूरे दिन की ऑब्जर्वेशंस चेकआउट करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। चलो जी, उसके बाद है नेक्स्ट अपना क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस क्या बोलता है? द ट्रेड प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ अ ट्रेडिंग डे बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, द बेस प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इज कैलकुलेटेड। क्या बोलते हैं कि ट्रेडिंग प्राइस का जो लास्ट, यानी कि आज आपने मार्केट खुली, आज जो लास्ट में मार्केट क्लोज हुई, वो वाला प्राइस होगा आपका क्लोज प्राइस। इसी प्राइस को आगे फॉर्मुलेट करके आपका नेक्स्ट डे का बिगिनिंग प्राइस निकलेगा, यानी कि नेक्स्ट डे का
बेस प्राइस निकलेगा। तो बेस प्राइस निकालने के लिए क्लोजिंग प्राइस बड़ा जरूरी है। जब किसी चीज आज के दिन का जो क्लोजिंग है वहीं कहीं ना कहीं जाके नेक्स्ट डे का ओपनिंग बनेगा, तो नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए पुराने दिन का क्लोजिंग हमारे पास होना चाहिए। जब तक क्लोजिंग नहीं होगा तो ओपनिंग प्राइस निकालने में दिक्कत होगी। तो क्लोजिंग प्राइस जो है वो हेल्प करता है आपकी ओपनिंग प्राइस को कैलकुलेट करने। तो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही प्राइस जरूरी है। क्या दोनों ही हमें समझ में आए हैं? बता दो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और आस्क और ऑफर में कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। मैम क्लोजिंग प्राइस फिर से बताना। क्या कह रहे हो? क्लोजिंग प्राइस मैम फिर से रिपीट करना। क्लोजिंग प्राइस फिर से रिपीट करना है। चलो जी, क्लोजिंग प्राइस क्या है आपका? पूरे दिन के आखिरी में जो प्राइस चला, 100 पे शुरू हुआ था, 99 पे फिर पहुंच गया, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फ्लक्चुएशन आई, 101 पे पहुंच गया, थोड़े टाइम बाद दोबारा फ्लक्चुएशन आई, से ये 101 पे ही बंद हो गया। अब ये जो 101 है वो क्या है? इसका क्लोजिंग प्राइस है। इस 101 को आगे जब प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि जब आपकी मार्केट क्लोज हुई और अगले दिन की जब मार्केट ओपन हुई, तो उस प्राइस में जो भी डिफरेंस आया होगा वो इसलिए आया होगा आपके क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट किया होगा। तो क्लोजिंग प्राइस जब कैलकुलेट हुआ तो अगले दिन का आपका ओपनिंग प्राइस निकल गया, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस है इसी को प्रोसेस करके अपना ओपनिंग प्राइस निकलेगा। ये 101 पे हुआ तो अगले दिन का प्राइस 101 भी हो सकता है, इससे 1-2 रुपए ऊपर नीचे भी हो सकता है। मेजर चेंजेस नहीं होते, बहुत थोड़े से चेंजेस आते हैं इसके अंदर, और आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। ठीक है, ओके मैम। चलो जी, उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद है जी हमारे पास बिजनेस डे। बिजनेस डे क्या होता है? जिस दिन आप बिजनेस कर सकते हो, यानी कि ऐसे डेज जिस दिन आप बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि डेज ऑन विच द स्टॉक मार्केट्स आर ओपन। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस डे कौन से डेज? जिस दिन स्टॉक मार्केट अपनी ओपन। जनरली मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है स्टॉक एक्सचेंज की। उसके अलावा अगर कोई पब्लिक हॉलीडेज हैं, इनकी अपनी अलग लिस्ट निकलती है अपनी अपनी साइट्स पे, तो जो भी पब्लिक हॉलीडेज आपके होंगे वो भी छुट्टी रहती है। तो जब छुट्टी नहीं है तो वो उसके बिजनेस डेज हैं। सैटरडे संडे तो फिक्स है छुट्टी है, तो वो सैटरडे संडे तो कभी बिजनेस डेज इसके हैं ही नहीं, और उसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज भी इसके बिजनेस डेज नहीं है। ठीक है, चलो जी। अब जब मार्केट ओपन होती है तो मार्केट ओपन होने के लिए उसके 2 सेशंस बनाए जाते हैं। 2 सेशंस क्या है? उस पहला होता है प्री ओपनिंग सेशन, यानी कि ओपन होने से पहले थोड़ा टाइम। तो प्री ओपनिंग सेशन इस मार्केट ओपन होती है आपकी 9 o'clock, लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट की जाती है आपकी 9:15 के बाद, यानी कि एक्जैक्टली जो मार्केट बायर्स को मिलती है टू ट्रेड वो मिलती है 9:15 के बाद। तो 9 से 9:15 के बीच का जो सेशन है उसको क्या बोला जाएगा? प्री ओपनिंग सेशन। इस प्री ओपनिंग सेशन में आप ज्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं कर सकते। आप कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। पुराना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो या फिर मॉडिफाई कर सकते हो, 1-2 चीजें, लेकिन कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन आपकी स्टार्ट 9:15 के बाद ही होगी। 15 मिनट इसका कूलिंग पीरियड लगा लो, या आराम करता है ये 15 मिनट, छोटे मोटे काम कर सकता है, थोड़ी बहुत चीजें आपको अलाउड करता है। बाकी 9:15 पे एग्जैक्ट मार्केट शुरू हो जाती है, फिर वही सेलिंग परचेज स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये मार्केट क्लोज होगी आपकी अराउंड 3:30 पे क्लोज हो जाती है ये मार्केट, और इसका एग्जैक्ट जो गिवन टाइम है वो 4 o'clock का है, यानी कि 3:30 तक इसके चलते हैं नॉर्मल सेशन, और 4 o'clock तो बिल्कुल क्लोज हो जाता है। ये है इसका क्लोजिंग पीरियड। ठीक है, तो 3:30 से 4 के बीच का जो टाइम है उस टाइम ये अपनी चीजें वाइंड अप करता है। मैम अलग अलग सिक्योरिटीज का अलग अलग टाइम नहीं होता मैम क्लोजिंग का? सेम टाइम चलता है, अलग अलग सिक्योरिटीज का टाइम अलग अलग नहीं होता। निफ्टी का तो 3:30 मैम, से 4 के बैंक बीच में निफ्टी वो का नहीं तो कर मैम सकते। 3 o'clock किया जाता है मैम, बैंक निफ्टी का तो
क्लोजिंग। भाई बैंक 3:30 निफ्टी पे का तो बंद होती है मार्केट। 20 मिनट का पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है मैम। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बताओ क्या कह रहे थे। मैम जो 3:30 से 4 बजे का टाइम होता है इसमें सेल परचेज नहीं कर सकते हो? अंदर जनरली आपका वो होता है सेटलमेंट होता है कि किसने क्या परचेज डाला, क्या ऑर्डर डाला, क्या सेटलमेंट करनी है, क्या क्लोजिंग प्राइस है, कौन सा सेल मॉडिफाई हुआ था, कौन सा है, मतलब बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि पूरे दिन में काम क्या किया था, क्योंकि हर एक का फिर इनको क्लोजिंग प्राइस भी कैलकुलेट करना है ना। 3:30 तक चलता है नॉर्मल सेशन, उसके बाद नहीं चलता नॉर्मल। ओके मैम। चलें आगे। हाँ मतलब 3:30 तक जो वो सिक्योरिटीज के अंदर फ्लक्चुएशंस वगैरह आती है वो चालू रहती है, मतलब 3:30 नॉर्मली चालू रहती है सारी की सारी। तो मैम बैंक निफ्टी का तो मैम रोज 3 बजे ही चार्ट आ जाता है क्लोजिंग का। हो सकता है कुछ अलग अलग इनका हो, लेकिन 3:30 तक जनरली जो आपका एनएससी बीएससी है उनका रहता है। बाकी कोई और सिचुएशंस होगी मार्केट सिनेरियो के अंदर, जब जाते हैं तो हर एक चीज का अलग अलग होता है। स्टॉक एक्सचेंज पर्टिकुलर्स में तो हो सकते हैं। जो नॉर्मल एज पर द रिकॉर्ड्स इनका मार्केट ट्रेडिंग प्राइस है वो 9 to 4 का रहता है, जिसमें 9:15 to 3:30 फ्रीली अलाउ करते हैं ये, और ये बाकी के जो 45 मिनट्स है उसमें फ्रीली अलाउड नहीं करते, उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आप लोगों के ऊपर। ठीक है, करें आगे। यस मैम। यस मैम। पर बियर्स आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कौन बताएगा? तुषार गोयल। बियर्स क्या होते हैं? जब मार्केट डाउन जा रही हो मैम। मार्केट डाउन जा रही हो तो बियर्स होते हैं वो। यस मैम। तो वो बियर्स नहीं होते, वो एक अप्रोच है या एक सेंटीमेंट है जो बताते हैं। बियर एक अप्रोच का नाम है यहाँ पर। और कौन लोग होते हैं जो बियर मार्केट के प्लेयर होते हैं? फर्स्ट चैप्टर में आ चुका ही एज इट इज पूरा। तो मैम शेयर को नीचे लेके जाते हैं। मैम सेलर जब होते हैं बियर इसमें, होती है तो सेल उसको परचेज कर शेयर के लेते प्राइस हैं। डाउन होने पे फायदा होता है मैम इनको। हाई राइट Pessimistic expectation। ये पहले बेचते हैं जो फिर मार्केट खरीदते को हैं मैम डाउन लेके एक जाते हैं। मिनट मार्केट शेयर जिससे पूछा है वही जवाब दे। तुषार गोयल से पूछा था, सभी मत बोलो। यस मैम। पेसिमिस्ट। कहाँ हो तुषार? यस मैम। हाँ, बताओ। जो मार्केट को अप डाउन, जो बियर्स मार्केट को करते हैं पेसिमिस्टिक होते हैं। पेसिमिस्टिक होते हैं। पेसिमिस्टिक क्या होते हैं? कौन लोग होते हैं पेसिमिस्टिक? फर्स्ट चैप्टर में इतने अच्छे से किया था। पेसिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं या जिन्हें लगता है कि मार्केट में अच्छा नहीं हो रहा, नेगेटिव अप्रोच रखते हैं जो मार्केट में। तो बियर्स में जो पेसिमिस्टिक प्लेयर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं? दे एक्सपेक्ट शेयर प्राइजेस और एनी अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू फॉल, कि मार्केट गिरने वाली है, शेयर के प्राइसेस गिरेंगे, ये कंपनी डूबेगी। तो उस तरह के सेंटीमेंट मार्केट में फैलाते हैं, यानी कि सेंटीमेंट बोले तो भावनाएं ऐसी फैलाते हैं। तो इन लोगों ने जब नेगेटिविटी फैलाई तो उसका मार्केट में असर क्या होता है? उसका मार्केट में असर होता है कि लोगों के बीच में ये फीलिंग्स फैल जाते हैं, ये बात या अफवाह फैल जाती है कि अपने शेयर्स जल्दी जल्दी बेच दो,
क्योंकि अगर आपने शेयर होल्ड करके रखे तो आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि इन शेयर की वैल्यूज क्या है, नील होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं which expect share prices or any other type of investment to fall. In a bear market, the general sentiment is that the prices are going to go lower and majority of dealers will sell as quickly as possible for fear of holding shares which diminish its value. हाँ जी मानसी। मैम जो ये बियर और बुल होते हैं, ये होते कौन है? ये बियर और बुल वैसे एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स के बिहेवियर को उठाकर इन लोगों ने मार्केट में डाल दिया। बियर का बिहेवियर क्या होता है, किसी को दबोच के मारना, मैम वो नीचे मारते हैं, घूट के मारता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जमीन तक ले आता है, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा है उसको बिल्कुल डाउन कर लेके आना। यानी कि शेयर का प्राइस था फॉर एग्जांपल 100, तो उसको इतना नीचे लेके आना कि इसकी वैल्यू खत्म हो जाए, 0 भी हो सकती है वो, तो 100 को अपने बिल्कुल डाउन तक लेके आना। ऐसे ही बुल का क्या करेगा, बुल का क्या काम होता है, किसी को उछाल के मारना, यानी कि ये डाउन प्राइस पर सीधा अपवर्ड अटैक करता है। कोई प्राइस अगर नीचे गिरा हुआ है तो वो उठेगा मार्केट में। जब मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रही है तो वो बुल अप्रोच है, जब मार्केट नीचे जा रही है तो वो बियर अप्रोच है। तो बियर मार्केट में क्या होगा, ऐसी मार्केट जिसके प्राइस लगातार गिरते जा रही है। वैसे ही बुल क्या है, जो एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस में राइज आएगा एंड वो अपने शेयर्स को हाई प्राइस पे बेच पाएगा। तो जब मार्केट में बुल वाली अप्रोच घूमेगी तो लोग शेयर बेचेंगे या लोग शेयर खरीदेंगे? खरीदेंगे मैम, खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय एज मच एज यू कैन, ठीक है। और इन लोगों को कौन सी अप्रोच बोले जाते थे या कौन से प्लेयर्स आते हैं इसमें पैसिमिस्ट और इसमें कौन होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रहती है और ऑप्टिमिस्ट प्लेयर होते हैं इसके अंदर। So bull market is a market in which stock prices are increasing constantly या decreasing? Increasing constantly। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बीटा। बीटा डील करता है जब आपके शेयर्स या तो अप जाएं या फिर आपके शेयर्स डाउन जाएं, यानी कि शेयर्स या तो ऊपर है या डाउन हो रहे हैं। तो शेयर्स क्या हो रहे हैं, शेयर्स आपके फ्लक्चुएट हो रहे हैं। शेयर अप जाने का मतलब क्या है, शेयर ऊपर जा रहा है हवा में उड़ के, या उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, उसका प्राइस कैसा है आपका, फ्लक्चुएट हो रहा है, वोलेटाइल है। तो जब स्टॉक प्राइसेस आपका मार्केट से ऊपर या मार्केट से नीचे जाता है तो इसके इस अप डाउन को हम लोग चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जब इसे कैलकुलेट किया जाता है तो उसको कैलकुलेट करते हैं हम बीटा के फॉर्म में। बीटा यानी कि एक मेजरमेंट यूनिट लगा लो जो बताएगी कि प्राइस कैसा है, स्टॉक कैसा है, हाईली वोलेटाइल है या नहीं है। हाई वोलेटाइल मतलब अगर मार्केट में थोड़ा सा चेंज आया तो इसके प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। लो वोलेटाइल मतलब प्राइस के चेंज से इसके शेयर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मार्केट 1% से हिली है तो शेयर में 2 या 2 से ज्यादा या फिर 1% से ज्यादा का चेंज आए तो आपकी वोलेटाइल कैसी है, प्राइस वोलेटिलिटी कैसी है, हाई। अगर आपका फॉर एग्जांपल 1% चेंज आ रहा है लेकिन आपके स्टॉक में चेंज 0 है या फिर 1 से कम है तो आपकी प्राइस वोलेटिलिटी कैसी है, लो। बिल्कुल। इसी तरह से हम लोगों ने बीटा को जो दिया है, बीटा जो है 1 के ऊपर काम करता है। अगर आपका बीटा 1 से ज्यादा है, बीटा की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा निकलेगी या 1 से कम निकलेगी। इफ बीटा इज मोर देन 1, इफ बीटा इज लेस देन 1, अगर बीटा मोर देन 1 है तो क्या होगा, आपकी स्टॉक वोलेटिलिटी हाई होगी। और अगर बीटा लेस देन 1 है तो लो वोलेटाइल, लो। अगर बाय चांस बीटा वैसे इक्वल्स टू 1 आता नहीं है जनरली, अगर आता है तो रिलेटिव टू द मार्केट या फिर रिलेटिविटी ऑफ मार्केट, जिस तरह से मार्केट मूव करेगी उसी तरह से आपका स्टॉक मूव करेगा। मार्केट अगर 1% से चेंज हुई है तो आपका स्टॉक भी 1% से चेंज होगा। मार्केट 1% अप गई तो आपका स्टॉक भी 1% अप गया। मार्केट 1% डाउन गई तो आपका स्टॉक भी 1% डाउन गया। ये पावर होती है बीटा की।
तो जिसका बीटा जितना होगा वो आपको शो कर देगा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ आपका स्टॉक किस तरह से मूव करेगा। ठीक है मैम ये 1% से ऊपर वाले बढ़ेगा दोनों घटेगा। केस में अपोजिट करेगा। अपोजिट नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा ना कि मार्केट कैसे घूमी। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि मार्केट अगर 1% ऊपर गई तो शेयर जो है आपका 1 से ज्यादा पे मूव करेगा, मतलब बिल्कुल मार्केट के जैसा नहीं मूव कर रहा, मार्केट से अलग मूव करेगा। यानी कि स्टॉक वोलेटिलिटी कैसी है, हाई। जितनी मार्केट वोलेटाइल है उससे भी ज्यादा वो स्टॉक अपनी असर दिखाएगा। यानी कि अगर मार्केट 1% से ऊपर जा रही है तो स्टॉक का प्राइस 1 से ज्यादा होगा। 1% है तो ये 1.25% भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। वैसे ही अगर लोअर है, लेस देन 1 है, तो क्या होगा, मार्केट अगर 1% से डाउन जा रही है तो स्टॉक का प्राइस या तो 0.9 होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा। वो परसेंटेज किस पे डिपेंड करेगी, मार्केट पे, कि किस तरह से उसका असर हुआ, लेकिन इससे कम होगा जो मार्केट का सेंटीमेंट है। यानी कि या तो मार्केट से ज्यादा मूव करेगा या मार्केट से कम मूव करेगा या मार्केट के बराबर। ठीक है मैम हाँ, अगर मार्केट 2% से मूव करे तो 2% से मूव करेगी तो ये अगर बीटा मोर देन 1 है तो वो 2% से ज्यादा। 1% तो मैंने एज एन एग्जांपल लिया था, परसेंटेज कुछ भी हो सकती है। चलिए स्लाइड से आगे। यस यस मैम। उसके बाद है नेक्स्ट डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक क्या होते हैं, डिफेंस क्या होता है, जो अपना डिफेंस करता है, बचाव करता है। तो ये स्टॉक भी अपने आप को बचा के रखते हैं। अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड एंड अ स्टेबल in the period of economic downturn, even in extreme critical situations of the stock market, these companies continue to pay dividend at a constant rate। यानी कि इतने डिफेंसिव होते हैं कि मार्केट में अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहते। मार्केट में चाहे लॉस हो रहा हो, मार्केट चाहे डाउन जा रही हो, लेकिन ये बोलते हैं कि हम अपना डिविडेंड कांस्टेंट रेट पे देंगे, हम अपने डिविडेंड को नहीं बदलेंगे। अगर हम पहले 100 रुपए डिविडेंड बांट रहे थे तो हम आज भी 100 रुपए बांटेंगे, चाहे मार्केट कैसी भी हो। हमें उतना प्रॉफिट हुआ या ना हुआ, हम किसी भी तरह से मैनेज करेंगे, लेकिन डिविडेंड उतना ही बोला जाता है डिफेंसिव। मैम माइक ऑफ करा दो। माइक ऑफ कर लो प्लीज। आप अपने आप से माइक ऑफ कर लिया करो क्वेश्चन पूछने के बाद, क्योंकि बार बार अगर डिस्टरबेंस होती है तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है 5 से 10 मिनट्स के लिए। चलो, तो डिफेंसिव स्टॉक मैम ये डिफेंसिव स्टॉक रिपीट करना है एक बार। एक बार में सुनो पहले इसको ध्यान से। अगर कोई काम साथ साथ कर रहे हो तो वो मत करो। डिफेंसिव स्टॉक क्या है, डिफेंसिव स्टॉक वो वाले स्टॉक हैं जो डिफेंसिव खेलते हैं, मतलब ये अपनी पोजीशंस को गंवाना नहीं चाहते, मार्केट में अपनी रेपुटेशन वैसे ही बनाना चाहते हैं चाहे इकोनॉमी डाउन चल जाए। तो ये क्या करते हैं, ये उतने ही रेट पे डिविडेंड देंगे जितने पे हमेशा से देते आ रहे, मतलब ये डिविडेंड का अमाउंट कम नहीं करेंगे, डिविडेंड बांटेंगे और उतना ही बांटेंगे जितना दे रहे हैं। यानी कि कांस्टेंट रेट पे इनका डिविडेंड चलेगा। कांस्टेंट रेट पे चलेगा तो ये स्टॉक हो गए डिफेंसिव, क्योंकि मार्केट में क्या अप्रोच जाएगी, मार्केट में जो शेयर होल्डर्स है वो तो इसको उतना ही फेथ करेंगे क्योंकि उनका इनकम में कोई कमी नहीं आई, डिफेंसिव खेल गया ये। तो क्या बोलता है, डिफेंसिव स्टॉक कौन सी कंपनीज होती हैं, जो कांस्टेंट डिविडेंड बांटती हैं, स्टेबल अर्निंग देती हैं, चाहे इकोनॉमी कितनी भी डाउन हो, एक्सट्रीम क्रिटिकल सिचुएशंस हो, उसमें भी इनकी कंपनीज एट अ कांस्टेंट रेट डिविडेंड देती हैं। जनरली ये कंपनी वो होती हैं जो अच्छी